बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, इससे पहले कि आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, सबसे पहले सहाफ़ी का पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल सुनिए। A wise man once said in January of 2020, Iran never won a war, but never lost a negotiation. That wise man. Who said that? Donald Trump. तो नाज़रीन, एक अक्लमंद शख्स ने कभी ये कहा था, यानी कि 2020 में ही कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, कि ईरान ने कभी कोई जंग नहीं जीती, लेकिन वो मुज़ाकरात में कभी नहीं हारता। लेकिन हकीकत इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आधी बात तो उनकी ठीक है कि मुज़ाकरात में ईरान कभी नहीं हारता, लेकिन उसने कभी कोई जंग भी नहीं हारी। इस जंग का भी वो फाते है और मुज़ाकरात का भी वो फाते है। तो 14 निकाती जो MOU जिस पर दस्तखत कर दिए गए हैं, और उसका जो नाम है वो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखा गया है, उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए गए, डिजिटल साइन हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि स्विट्ज़रलैंड की तरफ से बाज़ाब्ता अब ऐलान कर दिया गया है, जो मुज़ाकराती दौर, जो सेरेमनी होनी थी, जिसमें पाकिस्तान ने उस इवेंट को होस्ट करना था स्विट्ज़रलैंड के अंदर वाक़े मकाम के ऊपर, जिसके लिए तमाम तरह हतमी तैयारियों को यकीनी बना दिया गया था। अब वो इवेंट नहीं होने जा रहा, लेकिन इसके अंदर भी एक और फतह है पाकिस्तान की और एक और फतह है ईरान की। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी वजह क्या है। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, फिर आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि वो जो 14 नुकात हैं उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, बड़ी लेदे हो रही है, और कहा जा रहा है कि अमेरिका की तारीख का बदतरीन मुआहिदा है, जिसमें अमेरिका ने शिकस्त फाश जंग के मैदान में तो खाई है, लेकिन सिफारतकारी के मैदान में भी, और ये जो मुफावती मुआहिदा है इसके अंदर भी अमेरिका को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर जो मजमूई तौर पे नुकात हैं वो 90% ईरान के मुतालबात थे, जिन्हें मेनुअन तस्लीम किया है अमेरिका ने। तो एक एक करके इन 14 नुकात का भी पोस्टमार्टम करेंगे कि उसमें लिखा क्या हुआ है। ब्लूमबर्ग की तरफ से गुज़श्ता रोज़ उन्हें पब्लिक तो कर दिया गया था, इससे पहले अमेरिका की तरफ से इसे सीगा राज में रखा गया, क्योंकि ये खदशा बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप को था कि अगर ये वक्त से पहले लीक आउट हो गए या इसे प्रेस की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया, मीडिया की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया, तो फिर वो तनकीद का तूफ़ान खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बड़ा दबाव था, और उनकी कांग्रेस की तरफ से, डेमोक्रेट्स की तरफ से, खुद अपने ही पार्टी के रिपब्लिकन्स की तरफ से उन्हें बड़ी शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। तमाम जो उनके इत्तेहादी हैं, उनके आस पड़ोस के ममालिक हैं, तमाम नेटो ममालिक हैं, वो शदीद दबाव का शिकार किए हुए थे, इस जंग का खात्मा चाहते थे। अमरीकी अवाम जिनके लिए मुश्किलात हो चुकी थी महंगाई की सूरत में, उनका ये मुतालबा था कि भाई हमारी जंग नहीं है, ये नेतन्याहू की जंग है। उधर नेतन्याहू जो है वो तारीख़ी ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है। नेतन्याहू भी इस वक्त सियासी तौर पे तन्हाई का शिकार हो चुका है, और वाहिद अमेरिका जो सबसे बड़ा सपोर्टर था नेतन्याहू का, अमेरिका का, और डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि इजराइल ट्रंप के बगैर, अमेरिका के बगैर कुछ नहीं है, नेतन्याहू ट्रंप के बगैर, अमेरिका के बगैर कुछ नहीं है। JD Vance ने भी लबकुशाई की है। JD Vance की तरफ से बड़ी शदीद तनकीद की गई है, भाई वाहिद अमेरिका जो कि आपकी जेनोसाइड, आपकी जुल्म व बर्बरियत का दिफा करता रहा अब तक, जो आपका सबसे बड़ा दुनिया में वाहिद हिमायती है, वो अगर आपको इतना बुरा दिख रहा है या आप उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो फिर शर्म का मकाम है। क्या कहना था JD Vance का, वो ज़रा सुनिए, फिर आगे चलते हैं। Yeah, well, I don't want to get into hypotheticals that could torpedo the deal, because I think the president's expectation is that all of our friends, the Israelis, the Arabs in the region, we're going to work together and actually see this deal to completion. Now, I saw the Axios report, that Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. Thank you all. तो नाज़रीन, ये वो मुआहिदा है जिसके ऊपर दस्तखत हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की काविशें रंग लाई हैं, दुनिया को बड़ी तबाही से बचा लिया।
तीसरी जंग अजीम या एक एटमी जंग का खदशा या पोटेंशियल जिसके अंदर मौजूद था, उस ख़तरे को ना सिर्फ टाला, दोनों फ़रीक़ैन जो कि आपस में गुत्थम गुत्था थे, एक दूसरे के ऊपर ताकि हमले हो रहे थे, गो कि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें एक्सपोज भी हुई हैं। जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा सोफिस्टिकेटेड असलहा साज मुल्क करार देता है, अपने आप को सुपर पावर कहता है, उसकी जो वसाइल हैं, उसकी जो मईशत है वो ईरान से कई गुना बड़ी है, और एटमी कुव्वतें भी थीं, इजराइल भी और अमेरिका भी। इसके बावजूद वो शिकस्त नहीं दे सके और मिलकर 7 ममालिक ईरान पर हमला आवर थे, चारों तरफ से ईरान को घेर लिया गया था। लेकिन सिर्फ अपनी मिसाइल डिटरेंस के ज़रिए ही वो टिके रहे, और ना सिर्फ टिके रहे बल्कि उन्हें एक्सपोज किया। और उस मिसाइल टेक्नोलॉजी का तस्करा नहीं है, इसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है अमेरिका के अंदर कि भाई जिस मिसाइल टेक्नोलॉजी की वजह से, जिन बैलिस्टिक मिसाइल्स की वजह से ईरान ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, उनके खात्मे का तस्करा भी नहीं है। लेकिन क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, एक एक करके ज़रा देखते हैं कि इन शराइत के अंदर क्या कुछ दर्ज है। डिजिटल सिग्नेचर हो चुके हैं स्विट्ज़रलैंड में, अब ये तकरीब नहीं होने जा रही, और अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि ईरान ने इनकार कर दिया था। ईरान का ये कहना था कि अगर ये मुज़ाकरात होंगे जिसमें ईरान शिरकत करेगा तो वो वाहिद मुल्क पाकिस्तान होगा, अगर ये मुज़ाकरात कहीं और होंगे तो ईरान उसका हिस्सा नहीं बनेगा। तो एक और फिर से ये शटअप कॉल थी अमेरिका के लिए, या अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए, या उन स्पॉयलर्स के लिए जो कोई मज़मूम इरादा जहन में बनाए बैठे थे, क्योंकि मोसाद का यूरोप के अंदर कहीं भी हमला करना पूरी दुनिया जानती है कि बहुत आसान था। और ईरान की जो लीडरशिप थी वो अपने अहम शख्सियात को, हुकाम को ख़तरे में नहीं डालना चाहती थी कि वो वहाँ पर जाएं और उनके ऊपर हमला किया जाए, क्योंकि इजराइल बराह रास्त इस मुआहिदे का हिस्सा नहीं है। तो वो स्पॉयलर के तौर पे कोई छेड़खानी कर सकता है, कोई तकरीबकारी कर सकता है, पीठ में छुरा घोंप सकता है, ये उसकी पुरानी रिवायत है और इसका पुराना तरीका है, वारदात है। तो इससे पहले आपने देखा जब पाकिस्तान में दौर हुआ तो पाकिस्तान ने डोर टू डोर जो फैसिलिटेशन थी वो फराहम की। पाकिस्तान के जो स्कॉट था करते हुए तैयारे F-17 थंडर के ज़रिए, F-16 के ज़रिए ईरानी डेलीगेशन को पाकिस्तान लाया गया। फिर यहाँ से जब ओमान गया डेलीगेशन जिसमें अब्बास सिरागची थे, वो भी पाकिस्तान के तैयारे के अंदर, पाकिस्तान के तैयारे के अंदर बैठकर वहाँ पर गए और फिर उसी के अंदर वापस आए। तो पाकिस्तान के ऊपर जो रिलाय है वो अमेरिका का भी उतना ही है जितना ईरान का है, बल्कि दोनों का एक दूसरे से बढ़कर है। और इसी वजह से पाकिस्तान ने बैक वक्त दोनों के साथ मसालत भी की, उन्हें कायल भी किया और इस जंग को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में एक अहम किरदार अदा किया है। अब अगला दौर क्या, कब होगा, कहाँ होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसकी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने कह दिया कि जी हमारे जो सहाफ़ी, जो हमारा वफ़द वहाँ पर गया हुआ था, वो वापस आ जाए, वो पैकिंग अपनी करें और वापस आ जाए, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात जो हैं अभी फ़िलहाल वो तातुल का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से वहाँ पे जाने से इनकार कर दिया गया है। तो एक और ज़नाटेदार थप्पड़ भी है ये नेतन्याहू के चेहरे पर। अच्छा, बातें ज़रा नुकात की तरफ जिसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, जिसके ऊपर बराक ओबामा को बड़े तनकीद का निशाना डोनाल्ड ट्रंप बनाते थे कि जी उससे बहुत बेहतर होगा मेरा मुआहिदा, उससे बहुत बेहतर होगा, उससे 2015 में होने वाले मुआहिदे से इसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो बहुत बेहतर होंगी। एक तो ये कि उसकी उस मुआहिदे के ऊपर जो बराक ओबामा ने किया था, जंग के खदशात नहीं थे या तलवार नहीं लटक रही थी, उस वक्त ईरानी लीडरशिप को या सुप्रीम लीडर को शहीद नहीं किया गया था, तो ये दबाव भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद बहुत सी चीज़ें हल होने के करीब थीं या बहुत सी चीज़ें हल हो चुकी थीं, लेकिन ये जो मुआहिदा है ये तो तमाम की तमाम शराइत ईरान की मानी गई हैं। अब क्या क्या इसमें शामिल है, ज़रा जल्दी से हम स्पीड के साथ आगे बढ़ेंगे। तमाम जो चीज़ें उसमें सबसे पहला यह है कि तमाम महाजों पर तनाज़े का खात्मा, ना सिर्फ ईरान के ऊपर हमलों को बंद करना होगा बल्कि लिबान के ऊपर जो जारियत मुसलसल की जा रही है, अभी भी गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर भी ताज़ा कार्रवाई की गई है इजराइल की तरफ से और कुछ शहादतें हुई हैं, मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। तो उसमें कहा गया कि ये तमाम महाज अमेरिका को बंद करने होंगे और इजराइल को बाज रखना होगा कि वो लिबनान, ईरान या खित्ते में कहीं भी अपनी तखरीबकारियों को जारी नहीं रखेगा। दूसरा जो नुकता है, अंदरूनी मामलात का एहतराम, एक दूसरे की जो मामलात हैं उन्हें रिस्पेक्ट किया जाएगा, अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। और अमरीकी हुकाम के साथ एक कॉल के दौरान सहाफ़ियों के लफ्ज़ बलस पढ़कर सुनाया गया और कहा है कि अमेरिका और ईरान के एक दूसरे को खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करेंगे, एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज किया जाएगा। तीसरा नुकता क्या है, 60 दिन की काबिल तौसी मुद्दत है, 60 दिन के अंदर अंदर मामलात को तय किया जाएगा, लेकिन अगर चीज़ें
रिजॉल्व नहीं होती हैं, अगर इसको मज़ीद तोसी देना पड़ती है तो 60 दिन को मज़ीद तोसी भी दे दी जाएगी। और कभी इम्कानात हैं कि ये मामला 60 दिन में हल होने वाला नहीं है। जितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, जितने ज़्यादा खदशात मौजूद हैं, ये 60 दिन से जो सीज़ फायर है या जो एग्रीमेंट की मुद्दत है ये मज़ीद बढ़ाई जा सकती है। कई अदवार इसमें शायद लगाने पड़े, कई बैठे हैं लगाने पड़े, और उसके बाद जाके मामला किसी एक तरफ सुलझाया जा सकेगा या सुलझाया जा सकेगा। अच्छा, चौथा जो नुकता है, अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करे। अमेरिका की तरफ से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की आबना हॉर्मुज़ की नाकाबंदी की गई है उसको बंद किया जाए, जहाज़ों की आमदरफ्त को यकीनी बनाया जाए। लेकिन जो अगला नुकता है वो बड़ा ही दिलचस्प है। नुकता नंबर 5 ये है कि आबना हॉर्मुज़ के हवाले से ये कहा गया है कि जंग के आगाज़ और अपना हरमज़ की बंदिश के बाद से ये अमेरिका का एक अहम मकसद रहा है। दस्तावेज़ में कहा गया कि आमदरफ्त फौरी तौर पर बहाल होना शुरू हो जाएगी, जिसमें तकनीकी और फौजी रुकावटों को दूर करने और बारूदी सुरंगों की सफाई जैसे इकदाम को मद्देनज़र रखा जाएगा। और कहा यह गया है कि बार बार वाज़ेह करने की कोशिश की गई कि आपने हरमज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से कोई फ़ीस वसूल ना की जाए। लेकिन अगला जो पॉइंट है वो इससे बहुत ही अहम है। ईरान और ओमान दीगर खलीजी ममालिक के साथ मिलकर आबना हरमज़ के इंतज़ाम के लिए एक वसीतर मुआहिदा तश्कील देंगे, यानी कि 60 दिन के बाद ईरान और ओमान इसका कंट्रोल संभालेंगे और वो सर्विसेज जो फराहम करेंगे उसके एवज़ टैक्स लेंगे या टॉल उनसे लिया जाएगा। तो ये बड़ी ही दिलचस्प बात है, यानी कि एक ऐसा सोर्स अमेरिका ने ईरान को प्रोवाइड कर दिया है जो उनको ताहयात एक बड़ा ज़र मुबादला कमाने के लिए हेल्प आउट कर सकेगा। तो ये उनकी तामीर और तरक्की के लिए बहुत ही साजगार होगा। आप देखते हैं कि इस पे कौन किसको कायल करता है, लेकिन ये भी ईरान के लिए विन विन सिचुएशन है। छठा नुकता, ईरान की तामीर नौ के लिए माली वसाइल। अब अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका ने जो मुआवजा देना था, जो ईरान ने डिमांड की थी कि भाई जो हमारा आपने नुकसान किया है इस जंग के अंदर, इन हमलों के अंदर, वो हर्जाना अदा कीजिए, तो अमेरिका ने कहा हम तो नहीं दे सकते। तो फिर ये मुआवजा अब दिया जाएगा उन अरब ममालिक की तरफ से जिनको ताक के निशाने का जिनको हमलों का निशाना बनाया ईरान ने जवाबी कार्रवाई के अंदर। वो ईरान पे हमला करते थे, ईरान जवाबी कार्रवाई करता था, और उसमें यूएई आपके सामने है, कुवैत है, बहरीन है। ये वो ममालिक हैं जिनको बड़ी तकलीफ थी और कहते थे कि जी आपने इसका मुद्दा, ईरान का मुद्दा हल किए बगैर यहाँ से जाना नहीं है। इजराइल और अमेरिका की इस कदर वो आगे बढ़कर शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने हुए थे कि वो कहते थे कि भाई आपने ईरान को यूँ खुला छोड़ के जाना नहीं है, इनका तिया पांचा आप करके जाइए। बहरहाल 60 दिन के अंदर इत्तेफाक किया जाएगा, तमाम लाइसेंस, रियायतें और इजाज़तनामे अमेरिका की जानिब से फराहम किए जाएंगे। और अगला पॉइंट ज़रा सुन लीजिए, पाबंदियों का खात्मा। जितनी भी सेंक्शंस हैं, 47 साल तक इन पाबंदियों का सामना किया है, इस तनाव का सामना किया है, लेकिन ख़ुद को ग्रो भी किया है अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को, अपनी प्रोडक्शन को, अपने वसाइल को बहुत बेपनाह खुद कफील हुआ है वो मुल्क, बहुत सी पाबंदियों के बावजूद। अब वो सारी पाबंदियां ख़त्म होंगी, इस मुआहदे के अंदर ये भी शामिल है। और ये भी कहा जा रहा है, 8वां नुकता यह है कि कोई जोहरी हथियार नहीं। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर ईरान को पहले भी एतराज़ नहीं था। ईरान पर हमले से पहले भी वो कहते थे कि हमें एटमी हथियारों का हसूल, हमारा प्लान भी नहीं है, हमारा इरादा भी नहीं है, ना ही हमारे पास मौजूद हैं। तो अब इसके अंदर वो शामिल है जो कि वाहिद अमेरिका का मुतालबा है, इसके अंदर पहले से माना हुआ था, उसको भी शामिल किया गया है। अगला मुआहिदा का जो हिस्सा है वो 9वां और 10वां नुकात है, वो स्टेटस को से मुराद ये है कि अमेरिका नई पाबंदियां आयद नहीं करेगा और इस दौरान वो तेल, पेट्रोलियम मसनूआत और मुतल्लिका खिदमात जैसे बैंकारी लेन देन और नकलो हमर की बरामद के लिए छूट जारी रखेगा। ये भी ईरान के हक में। 11वां नुकता क्या है, मुंजमद फंड्स, यानी कि फ्रीज जो अकाउंट्स हैं ईरान के, उन्हें अनफ्रीज किया जाएगा, मुंजमद असासों को बहाल किया जाएगा, और ये शर्त भी अमेरिका की तरफ से मान ली गई है। 11वें नुक्ते में कहा गया कि मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद अमेरिका मुंजमद या महदूद फ़ंड्स को मुकम्मल तौर पर दस्तियाब बनाने का अहद करता है और इसके तरीक़ेकार पर मुज़ाकरात के दौरान इत्तफ़ाक़ किया जाएगा। यानी कि 60 दिन के अंदर चीज़ें तय होंगी कि किस तरह से यकीनी बनाना है। 12 से 14 जो नुकात हैं वो है निगरानी और हतमी मुज़ाकरात, ये अहम है। और अमेरिका और ईरान मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद पर और मुस्तकबिल के मुआहदे की पासदारी की निगरानी के लिए एक तरीक़ाकार कायम करेंगे। इसका तरीक़ाकार क्या होगा, इसकी शक्ल क्या होगी, ये तो अभी नहीं बताया गया, वजाहत नहीं की कि वहाँ मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो जाएंगे और इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। तो अमेरिका और ईरान हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ करेंगे, जिसका पहला दौर जो होना था वो स्विट्ज़रलैंड में होना था एक तकरीब की सूरत में।
लेकिन वो नहीं होने जा रहा और मुमकिन तौर पे ईरान भी नहीं चाहता कि वो जेडी वेंस से हाथ मिलाते हुए दिखाई दें। जेडी वेंस की तरफ से भी कहा गया कि भाई अभी उनका कोई इरादा नहीं है जाने का, लेकिन उनकी तैयारी पूरी है। ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि जी वो पाकिस्तान के अलावा किसी और वेन्यू का इंतखाब नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए सेफेस्ट प्लेस दुनिया के अंदर इस वक्त अगर कोई ईरान के अलावा है तो वो पाकिस्तान है। तो ये पाकिस्तान की फतह है। यकीनी तौर पर तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें क्रेडिट जाता है, कतर को भी इसमें क्रेडिट जाता है, सऊदी अरब को भी इसमें, मिस्र को भी क्रेडिट जाता है। तमाम स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद। पूरी दुनिया के लिए खुशाइंद है। तेल की तहसील खुलने के बाद तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, स्टॉक मार्केट्स ऊपर जा रही हैं और इसके असरात अभी से आना शुरू हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इस वीकेंड के बाद जो अगला मंडे होगा उससे इसके बाद मार्केट के ऊपर, मईशतों के ऊपर क्या तब्दीलियाँ रहनुमा होती हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आवाम की बेहतरी के लिए, उनकी मयार ज़िंदगी की बेहतरी के लिए भी ये साजगार साबित होगा। दो लूज़र हैं, एक हमारे पड़ोस में बैठा है इस तमाम जंग के अंदर, एक है भारत जो कि अपना समूह लेके G7 इजलास के अंदर मोदी जी गए तो सही, लेकिन उन्हें किसी ने घास नहीं डाली। जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से वो एक मुलाजिम होता है ना किसी के पास, आका के पास बैठा होता है, तो वो पर्ची से देख देख के उसे पढ़ रहे थे और घबराए हुए थे कि थप्पड़ ही ना आ जाए कहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो वो पूरी दुनिया देख रही है मनाज़र, उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, बड़ी लेते हो रही है और सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू इस वक्त तन्हाई का शिकार है और अगर वो इक़्तिदार से हटता है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका के अंदर भी सर पे हैं और इसराइल के अंदर भी नेतन्याहू के इक़्तिदार का खात्मा जल्द दिखाई देता है और उसके बाद उसका अगला जो ठिकाना है वो यकीनी तौर पे फांसी का फंदा हो सकता है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।